हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी प्रजापति और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस टाइम पे हमारे टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट असाइन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर आफ्टर इलेक्शंस क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फर्स्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ़र्स्ट पार्लियामेंट कौन सी असेंबली को कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ जब ब्रिटिशर्स यहाँ से सारी हमें पावर्स दे के चले गए थे, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं थी जो हमारे लिए लॉज बना सके। तो उस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये फंक्शन करना पड़ा, ये काम करना पड़ा लॉ मेकिंग का। तो उसलिए हम उसे बोलते हैं फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करना। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारी असेंबली बनाती थी तो उसके प्रेसिडेंट होते थे उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए थे वो। और अगर वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, यानी कि देश के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जीवी मावलंकर हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दो फंक्शंस। ये जो दो फंक्शंस थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कब तक चले? 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि ये वो दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इस वजह से ये दोनों फंक्शंस सिर्फ इसी डेट तक चलेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनके तैयार हो गया है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रेम का। जो कमेटी थी हमारी, जो असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बैठाई जाती थी, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए वो जो दो फंक्शन थे ऑटोमेटिकली वन फंक्शन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स हैं वो अब एक काम करेंगे। उनका अब एक काम होगा, वो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करना, हमारे लिए लॉज बनाना। तो वो अब पार्लियामेंट की तरह काम करने लगे। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिर्फ यही दो काम नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करना, और भी बहुत सारे काम किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जैसे कि काम गिनवाते हैं अब हम इनके। 22 जुलाई 1947 को इन्होंने क्या किया? नेशनल फ्लैग डिसाइड किया कि हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा होगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि तिरंगा, ट्राई कलर हमारा नेशनल फ्लैग होगा। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? इन्होंने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए। और 24 जैन 1950 सेम डेट जब नेशनल एंथम और सॉन्ग अडॉप्ट किए गए थे, उसी टाइम पे उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने 60 कंट्रीज़ का, 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने इतने सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और बहुत सारे ही देशों से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। कितना खर्चा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 60 लाख का खर्चा हुआ था उस टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि बहुत सारी कमिटीज़ बना लेते हैं। तो एक चीज़ को करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई। पहले बहुत सारी कमेटी थी जिसमें 8 मेजर कमेटी थी और 13 माइनर कमिटीज़ थी। तो ये कमेटी क्या करती थी? ये कमेटी जो थी वो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करके, जो भी इनके रिकमेंडेशंस होते थे उनको तैयार करके, मेन कमेटी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको सारा डाटा दिया जाता था। ड्राफ्टिंग कमेटी को सारा डाटा दिया जाता था और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी वो सारा डाटा असेंबल करके फिर एक ड्राफ्ट तैयार करती थी, जो ड्राफ्ट बाद में असेंबली में प्रेजेंट किया जाता था। और फिर अगर
कोई भी चेंजेस या अमेंडमेंट्स होने होते थे उस ड्राफ्ट में, उन चेंजेस को नोट करके फिर से सेकेंड ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता था असेंबली में, और फिर से उसमें चेंजेस जो भी प्रपोज़ किए जाते थे उनको नोट करके उन पे काम करके फिर से थर्ड ड्राफ्ट उन्होंने प्रेजेंट किया असेंबली में। 4 नवंबर 1948 को फाइनल और थर्ड ड्राफ्ट उन्होंने प्रेजेंट किया था असेंबली में। ठीक है, तो असेंबली डिस्कस करती रही ये फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1949 तक, नवंबर 1949 तक, लगभग 1 साल तक इसने डिस्कस किया। असेंबली ने डिस्कस किया कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इस ड्राफ्ट में। तो वो ड्राफ्ट में जो चेंजेस बताए उन्होंने इतने अमेंडमेंट्स बताए, 7653 अमेंडमेंट्स बताए गए, और इतने अमेंडमेंट्स में से 2473 कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो कि डिस्कस हुए थे असेंबली में। ठीक है, तो इतना काम हुआ था। तो आप कहोगे 1 साल कैसे लगा भाई, इतने सारे अमेंडमेंट्स उन्होंने बताए जिसमें से इतने सारे तो डिस्कस भी हुए, और आपको पता है सरकारी काम कैसा होता है, तो इसी वजह से इतना टाइम लगा। अब यहाँ पे डेट्स देख लेते हैं। जो पहला ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो रेडी हो चुका था फरवरी 1948 को। सेकेंड ड्राफ्ट रेडी हुआ था अक्टूबर 1948 को। कुछ करेक्शंस और कुछ अमेंडमेंट्स बताए गए थे जब असेंबली द्वारा, तो उन्होंने सेकेंड ड्राफ्ट उसको इंक्लूड करके सेकेंड ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था असेंबली में, और फिर जब उस पर रिकमेंडेशंस आई तो उन्होंने थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था असेंबली में 4 नवंबर 1948 को। चेयरमैन जो थे, अब इनके ना कमेटी के, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मेन कमिटीज़ होती थी, तो उन कमेटी के कुछ चेयरमैन भी अलग अलग होते थे। जैसे कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में जान लेते हैं। 4 कमेटी के नाम लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो ये 4 कमेटी डिस्कस की हैं हमने यहाँ पे। ये सारी कमेटी क्या करती थी, अपनी रिपोर्ट देती थी ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी उस रिपोर्ट को देखने के बाद, उसके रिजल्ट्स को असेंबल करने के बाद ड्राफ्ट तैयार करती थी अपना, जो कि बाद में प्रेजेंट होता था असेंबली में, जिस पे डिस्कशन होता था। और डिस्कशन के बाद जो भी चेंजेस प्रपोज़ किए जाते थे उनको नोट करके, उनको ध्यान में रख के नेक्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया जाता था, उन चेंजेस को ध्यान में रख के, ताकि और सुधार हो सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में। अब यहाँ पे देखते हैं यूनियन और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि प्रोविंशियल कमेटी जो थी हमारी, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इनके चेयरमैन कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, इतना क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट जो है पास हो गया हमारा, मतलब कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो गया 26 नवंबर 1949 को। और अब हम कह सकते थे कि ये दिन था, ये दिन याद रखिएगा, ये दिन 26 नवंबर 1949, इसको कहते हैं हम कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था इस दिन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, तभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब देखते हैं कि पहले इनैक्ट ऐसे क्यों हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो 1949 नवंबर 26 को किया गया, पर वो इनैक्ट अगले साल के जनवरी मंथ में किया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, इससे पिछले वाला जो वीडियो पोस्ट किया था मैंने, कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू असेंबली में थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो उसको इनैक्ट करने की बात सामने आई। तो इनैक्ट करने की जब बात हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया सबको कि रुको, अभी ये इनैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, असेंबली में लोग पूछने लगे क्यों नहीं होगा भाई, जब इतनी मेहनत की है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, अब इतने 2 साल बाद तो जाके ये बना है ना, इतने साल बाद 3 साल बाद जाके तो ये बना है, और अभी भी इनैक्ट नहीं होगा, ऐसा क्यों, ये पूछा गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि याद करो लाहौर का सेशन, लाहौर
सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, याद करो ज़रा। मैंने उसमें क्या कहा था, लाहौर सेशन में बात हुई थी पूर्ण स्वराज की। हमने डिक्लेयर किया था टोटल इंडिपेंडेंस, और कब कहा था, 26 जनवरी 1930 को मनाने को कहा था। हमने ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब पूर्ण स्वराज दिवस का दिन मैंने उस दिन डिक्लेयर किया था, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी दिन इनैक्ट होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने बात रखी और सबको माननी पड़ी। तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया था। हालांकि सारे जो प्रोविजंस थे वो इनैक्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पर 1949 में, क्योंकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था, जैसे कि इलेक्शन, सिटीज़नशिप और प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ये सारे प्रोविजंस जो थे इनैक्ट करने पड़े 1949 26 नवंबर को। ठीक है, और बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनैक्ट हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, एलिफेंट। बड़े देश का बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंबल भी बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या है, एलिफेंट जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था। अब यहाँ पे जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि टाइपराइटर लेके बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप कर रहे हैं, नो, इट वाज हैंड रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन जो था ओरिजिनल हैंड रिटन था, उसके लिए उन्होंने स्क्राइब अपॉइंट किए हुए थे। जैसे कि इंग्लिश कैलीग्राफर की बात करें अगर हम, कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो थे प्रेम बिहारी रायज़ादा। एंड अगर हिंदी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ओरिजिनल वाला है, तो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वसंत किशन वैद्य ने लिखा है। अब आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स, जो 3 चीज़ें होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम उसको देखते हैं, आर्टिकल्स को, पार्ट्स को और शेड्यूल्स को, तो पहले जब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 395 तो हमारे आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। पर बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट्स आते गए, बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए ओवर टाइम, तो यहाँ पे 448 आर्टिकल्स हो गए हैं अब तक। पार्ट्स कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं और शेड्यूल 12 हैं। अब आप कहोगे कि शेड्यूल होता क्या है, ये तो बताओ। तो शेड्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली टेबल्स विच कंटेन एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ डिटेल्स नहीं दी हुई हैं, तो आर्टिकल्स में कोई डिटेल्स जो नहीं दी हुई हैं, जो टेबल्स नहीं दिए हुए हैं, उनको अलग से दिखाया गया है, उनको अलग से शेड्यूल्स के अंदर मेंशन किया गया है, वो हमारे शेड्यूल्स होते हैं। अब आप कहोगे कि आर्टिकल्स के अंदर क्यों नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले ही इतना बड़ा हो चुका था। अगर हम शेड्यूल्स को भी आर्टिकल्स के अंदर स्पेसिफाई करने लग जाते तो वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने शेड्यूल्स को अलग करके दिखा दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओरिजिनली उसमें 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, 4 बाद में शेड्यूल ऐड हो गए उसमें अलग अलग अमेंडमेंट्स के ज़रिए। सो अब जो है टोटल जो है 12 शेड्यूल हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। और 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कब तक, जनवरी 25, 2020 तक। तो पहला अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1950 में ही हो गया था। आफ्टर अमेंडमेंट्स न्यू आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए क्या होता है कि आप कहोगे कि देखो तुम कह रहे हो कि 448 आर्टिकल्स होते हैं, पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखते हैं तो उसमें तो 395 ही दिखते हैं। तो बाकी के 448 आर्टिकल्स हैं वो कहाँ हैं, मतलब 448 आर्टिकल्स अगर हम देखना चाहें तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा 448 है या कौन सा 440 है, बिकॉज़ वहाँ पे तो 395 तक ही स्पेसिफाइड है। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं हमारे, तो मान लेते हैं हमारा 21 आर्टिकल में कोई अमेंडमेंट करना है, तो हमारा जो आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा उसको हम अलग से आर्टिकल ना दर्ज करते हुए हम क्या करते हैं, उसी आर्टिकल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लगा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 21 आर्टिकल में हमारा कोई अमेंडमेंट होना है, तो उस आर्टिकल में जो भी अमेंडमेंट होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लग जाएगा, 21A। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से लग जाते हैं, इसलिए हमें जो आर्टिकल्स दिखाई देते हैं वो 395 ही होते हैं, और एक्चुअली में अगर हम देखें तो कितने आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। तो इस तरीके से वो है। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द सेक्शन बिलो, मैं रिप्लाई करूँगी जो भी आपको समझ में नहीं आया है। और फिर आएंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।